हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की एसएसटी की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। तो क्लास 6 में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 7th में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, क्लास 8th भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा लेवल 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और लेवल 2 का एसएसटी वाला पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है, ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। 10वां अध्याय है राजस्थान में कला एवं संस्कृति। अच्छा लेसन है, प्रश्न बनने की संभावना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए थे, उनके उत्तर देख लेते हैं, फिर आज का लेसन शुरू करेंगे। पिछले लेसन के 2 प्रश्न हैं। नगरीय स्वशासन की इकाई है, तो नगरीय स्वशासन की ये तीनों ही इकाई होती हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। उपर्युक्त सभी। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो 73वें संविधान संशोधन। चौथा विकल्प इसमें भी सही हो जाएगा। चलिए अब आज का लेसन शुरू करते हैं। लिखा है, राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है, जैसे आहड़, कालीबंगा, पचमता, बागोर, गिलुंड, ओजियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। सुरक्षा एवं जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रायः नदियों, तालाबों व पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। मकान प्रायः केलू या घास फूस से ढके कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर में पट्टशाला, ढालियां, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे। यानी जो व्यक्ति समृद्ध थे उनके घर अच्छे बने होते थे, लेकिन जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे उनके घर घास फूस से ढके होते थे और कच्चे मकान होते थे। आगे लिखा है, नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित थी। नागदा, चीरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी, जैसे देलवाड़ा, इंगोद आदि। राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, दुर्ग यानी कि किले, हवेलियों का स्थापत्य तथा मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर व कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय हैं। अब दुर्ग के बारे में बताया जा रहा है, जो राजस्थान में प्राचीन दुर्ग हैं उनके बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है दुर्ग। पहले दुर्ग क्या है इसके बारे में लिखा है, फिर जो इम्पोर्टेंट है बूंदी दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, इन सब के बारे में लिखा है। अच्छा लेसन है। चलिए पहले दुर्ग के बारे में जानते हैं। दुर्ग प्रायः सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्रायः गहरी खाइयां भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये परिखा कही जाती थी। और ये याद रखिएगा, जो दुर्ग होते थे यानी कि महल होते थे, उनके निकट यानी पास ही गहरी खाइयां बना दी जाती थी और उनमें भर दिया जाता था पानी, और उनमें जहरीले जानवर छोड़ दिए जाते थे, ताकि कोई पानी में घुसकर भी यदि महल में प्रवेश करना चाहे, दुर्ग में प्रवेश करना चाहे, तो वह शत्रु अंदर न आ पाए। और इन्हें कहा जाता था परिखा। आगे लिखा है, दुर्ग शासकों के आवास, सेना व जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे।
दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु सेना को छकाते रहते थे। क्योंकि अंदर ही सभी व्यवस्था थी तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो शत्रु सेना होती थी वह अंदर नहीं आ पाती थी और कई महीनों तक जो सैनिक योद्धा होते थे शत्रुओं की सेना को छकाते रहते थे। आगे लिखा है राजस्थान में प्रायः दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, दुर्ग के लिए ही किला और गढ़ शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कुंभलगढ़, नाहरगढ़। तो इसीलिए ये शब्द इनके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इसका अर्थ ही होता है दुर्ग अथवा किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण दुर्ग है उनके बारे में लिखा है। सबसे पहले लिखा है बूंदी दुर्ग। लिखा है बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव बर सिंह ने बूंदी दुर्ग को बनवाया था। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ था। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखते ही बनते हैं। भवनों की छतरियां, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला अनुपम है। यहाँ एक चित्र में दर्शाया गया है बूंदी दुर्ग। चित्र थोड़ा धुंधला सा है लेकिन आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो बूंदी दुर्ग के बारे में आपको क्या याद रखना है, यह बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर स्थित है और इसे 1354 ईस्वी में राव बर सिंह द्वारा बनवाया गया था। इतना आपको याद रखना है, यहाँ मैंने आपको बताया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया था। यहाँ से आपको यही महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मिट्टी का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, लोहागढ़ दुर्ग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है। इस पर कई आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी नहीं जीत पाया, अतः इसे अजेय दुर्ग भी कहा जाता है। तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था और ये भरतपुर के जाट वंश के थे। इसके चारों ओर दोहरी मिट्टी की प्राचीर बनी हुई है और इसीलिए इसे मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है और इसे किसी ने भी नहीं जीत पाया, इसलिए इसे अजेय दुर्ग भी कहा जाता है। आपको याद भी हो जाएंगे, एक दो बार वीडियो आप देखेंगे तो ये सभी बातें आपको याद हो जाएंगी। चलिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला जो दुर्ग लिखा हुआ है वह है रणथंभौर दुर्ग। लिखा है ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर का दुर्गम व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशी शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खम्भों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थान हैं। यहाँ त्रिनेत्र गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने के कारण इसके जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो यह दुर्ग है और इसके आसपास का जो वन क्षेत्र है वह रणथंभौर बाग परियोजना के अंतर्गत आ गया है। तो इसका संरक्षण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान भी अब दिया जा रहा है। अब इसके बारे में आप क्या क्या याद रखिएगा। चौहान वंशी शासकों के द्वारा इसे बनवाया गया है। इसमें नौलखा दरवाजा, हमीर महल और 32 खम्भों की छतरी है और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दुर्ग लिखा है जालौर दुर्ग। लिखा है पश्चिमी राजस्थान में सोनगरा चौहान के शौर्य का प्रतीक जालौर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। तो ये सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनगिरी पहाड़ी और इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। इस दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर व एक दरगाह भी बनी हुई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मध्यमका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार तथा सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार होता रहा। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है। तो ये याद रखिएगा, ये मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने कीर्ति यानी विजय स्तंभ बनवाया, जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जगती यानी चबूतरा और 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों का स्मारक है। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। आगे लिखा है, जो अपने स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। यहाँ चित्र दर्शाया गया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का और इसी में स्थित है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ भी इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनः निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान करने वाले राणा कुंभा थे। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में इसे निर्मित करवाया। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना जरूरी है क्योंकि प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है यानी कि मुख्य वास्तुकार, तो वह है मंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 पोलों यानी दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार, सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयां हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के अनूठे नमूने हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ कई जैन मंदिर, झाली वाव यानी बावड़ी, मामादेव महादेव का कुंड, कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। ये याद रखिएगा, जो दुर्ग का सर्वाधिक उच्च यानी ऊंचा भाग है वह कहलाता है कटारगढ़। यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमेर दुर्ग। ढूंढार क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो जब मैं जयपुर गई थी तो ये वाला किला मैं घूम के आई थी, आमेर का दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गागरोन का जल दुर्ग। आप लोग किस किस दुर्ग में घूमकर आए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अब लिखा है गागरोन का जल दुर्ग। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है।
तो ये याद रखिएगा, गागरोन का जल दुर्ग। ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अन्य जो दुर्ग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कई दुर्ग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में डिटेल में बता दिया गया है। और भी है, उनके बारे में भी लिखा है। राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रासादों के लिए सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण हैं। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला यानी कि द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना है और जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसे कहा गया है सोनार किला, द गोल्डन फोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलों के बारे में आपने पढ़ लिया। अब जो प्रमुख मंदिर हैं राजस्थान के, उनके बारे में लिखा है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है, जो गुर्जर प्रतिहार, गोहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी, चालुक तथा पाल शासकों के समय में भी होता रहा। मंदिर में देवी देवता की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के अनुसार होता है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में निम्नांकित हैं। सबसे पहले लिखा है मेवाड़ के प्रमुख मंदिर। कौन कौन से हैं मेवाड़ के प्रमुख मंदिर? जगदीश मंदिर, ये उदयपुर में है। सहस्त्रबाहु, सासबहू मंदिर, नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर, जगत उदयपुर, श्री नाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा राजसमंद, श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव का जैन मंदिर उदयपुर और श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजस्थान। तो ये मेवाड़ के प्रमुख मंदिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मारवाड़ के प्रमुख मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर, ये आप याद रखिएगा, ये पूछ दिया जाता है। ये कहाँ पर है? आबू पर्वत, सिरोही। यहाँ ये चित्र भी दिखाया गया है देलवाड़ा का जैन मंदिर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रनकपुर जैन मंदिर पाली, किराडू के मंदिर बाड़मेर, ओसिया के मंदिर जोधपुर आदि ये मारवाड़ के प्रमुख मंदिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती के प्रमुख मंदिर। हिंदू मंदिर बाड़ौली, रावतभाटा, शिव मंदिर भंडदेवरा, बारा, कंसवा मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव बूंदी, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ आदि। तो ये हाड़ौती के प्रमुख मंदिर हैं। आगे लिखा है शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर। आवानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि। मंदिर प्रायः राजा महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों, श्रेष्ठियों, जन सामान्य के स्त्री पुरुषों के सहयोग से समय समय पर निर्मित हुए हैं। तो जो प्रमुख मंदिर थे उनके बारे में आपने पढ़ लिया है। अब लिखा है मूर्ति कला के बारे में। चलिए मूर्ति कला के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर व मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, गुहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा है। आगे लिखा है शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गईं। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, हरिहर, अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है। आगे लिखा है वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ, अनंत, त्रैलोक के मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है, यानी कि उकेरा गया है। आगे लिखा है
साग के देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसियां, बरमान, सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र में प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रनकपुर, चित्तौड़गढ़, ओसियां की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ से मूर्तियों के बारे में बताया गया है। मूर्ति कला के बारे में आगे लिखा है, मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास तथा विभिन्न मुद्राएं मूर्ति कला की विशेषता हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है मोलेला मूर्ति कला। इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। चलिए पढ़ लेते हैं। राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। ये शिव पार्वती, पनिहारी, भैरू जी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शेर, मगरमच्छ, मूसक आदि लोक देवताओं एवं जानवरों से सज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं मोलेला मूर्ति कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्ति कला के बारे में आपने जान लिया है। अब हवेलियों के बारे में लिखा है। चलिए हवेलियों के बारे में भी जानना जरूरी है। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी की श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, पटवों की हवेली, जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है छतरियां, और छतरियों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। लिखा है राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छतरियां तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये पूर्वजों की याद में बने स्मारक होते हैं, जिन्हें कहा जाता है छतरियां या देवल। आगे लिखा है अलवर में मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गैंटोर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा, उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियों की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला में चार चांद लगा देता है। यहाँ एक चित्र दर्शाया गया है, ये 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है चित्रकला के बारे में, और चित्रकला से भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए पढ़ लेते हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। जो रीट एग्जाम हुए हैं पहले, उनमें चित्रकला से भी प्रश्न पूछा गया है, और चित्रकला के बारे में आपको जानना भी जरूरी है। तो लिखा है राजस्थान में ऐतिहासिक कला से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। तो ये याद रखिएगा, अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का भी प्रभाव है। आगे लिखा है यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने उन्हें प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। यहाँ पर चित्रकला शैली दिखाई गई है बनी ठनी, चित्र देख सकते हैं आप। अब चित्र शैली क्या होता है? चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से है।
आगे लिखा है, राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियां अपनी अलग पहचान बनाती हैं। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहां की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का, कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद या गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। तो अलग अलग रंग इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, जो यहाँ पर बताए गए हैं। जो जयपुर अलवर के चित्र हैं उनमें हरे रंग का प्रयोग है, जोधपुर बीकानेर में पीले रंग का, उदयपुर में लाल, कोटा में नीले, किशनगढ़ के चित्रों में सफेद या गुलाबी और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम्ब वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष, बीकानेर व जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा, विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग हैं। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुष की आकृतियां भी अलग अलग हैं। तो अलग अलग शैली में अलग अलग प्रकार के चित्र दर्शाए गए हैं। जो पशु हैं उनके चित्र भी अलग अलग हैं, जैसे कि हाथी और चकोर पक्षी उदयपुर शैली में देखने के लिए मिलेंगे, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्रायः शिकार, मनोरंजन के क्रीड़ाओं व उत्सवों के चित्र के साथ साथ प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। तो इतना यहाँ से याद रखिएगा कि किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है संगीत कला के बारे में। चलिए संगीत कला के बारे में पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद आपका लेसन समाप्त हो जाएगा। लिखा है, राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियां एवं वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विभिन्न रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई के नाम विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने भी राजस्थान में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं की जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। आगे लिखा है, राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियां, छतरियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हमारा दायित्व है। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। शब्दावली दी गई है। स्थापत्य कला क्या है? भवन निर्माण कला, प्रतिमा यानी मूर्ति, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, और भित्ति चित्र, दीवारों पर चित्र बनाना। दो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर मैं बता देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला लिखा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देलवाड़ा का मंदिर, आबू, ये तो सही है। रनकपुर जैन मंदिर, पाली, ये भी सही है। एकलिंग जी का मंदिर, जयपुर, ये गलत है क्योंकि एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, जयपुर में नहीं है। इसमें पूछा गया था जो सुमेलित नहीं है उसे बताइए, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है, ये भी सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मैंने अंडरलाइन करके आपको बताया भी था। तो लेसन होता है यहीं पर समाप्त। इसके साथ ही क्लास 8th भी आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9th की शुरुआत होगी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए।
मैंने क्लास 6 to 12 पढ़ाने के लिए कहा है, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।